गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंदन कुमार पंडित। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसका टॉपिक है द इराक इन्वेंशन। कि हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर जो हम टॉपिक करते हुए हैं कंटिन्यू, कि 9/11 इससे पहले हमने किया, उसके बाद अमेरिका ने कौन सी चीज़ें करी 9/11 के बाद, और फिर हुआ द इराक इन्वेंशन। तो ऑन 19 मार्च 2003 के अंदर 19 मार्च 2003 में द यूएस लॉन्चेड अ वॉर अगेंस्ट, कि उसने फिर से एक वॉर की बात कही इराक के ऊपर अंडर द कोड नेम, जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना गया। सेकेंड, इट इज़ ज्वाइंड बाय द 40 अदर्स कंट्री, और इसके अंदर अमेरिका के साथ 40 देशों ने और पार्टिसिपेट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएसए। और किसकी लीडरशिप थी? यूएसए की। यूएसए की लीडरशिप के अंदर 40 और कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया ऑन दिस ग्राउंड टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WMD भी कह सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि इराक के अंदर जो वेपन्स जो बनाया जा रहा है वो बहुत तादाद में बनाया जा रहा है, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही खतरा है। इसी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। अमेरिका और अमेरिका के साथ जो 40 कंट्रियाँ थी उन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन किया। पर सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD वॉज देयर, पर जब ये हमला किया गया, जब एविडेंस देखे गए तो कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि इराक के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था। परंतु कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि और भी कोई उसके अगेंस्ट खड़ा होए, और अमेरिका चाहता था कि इराक को हम जल्दी से जल्दी दबाएं और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपने अंडर में लेके काम करें। जैसे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेंशन वॉज टू कंट्रोलिंग इराक, तो अमेरिका ये शुरू से ही चाहता था कि इराक को हम कंट्रोल करें, क्योंकि इराक के अंदर बहुत सारा जो ऑयल फील्ड है वो बहुत सारा अवेलेबल है। एंड इंस्टॉलिंग अ रेमेज द फ्रेंडली टू दिस यूएस, और यूएस जो अलग उसके जो कंट्रीज जो देश हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। यूएस हैव नॉट बीन एबल टू पेसिफाई इराक, और इराक ये चाहता था कि उसको इराक को जब हम अमेरिका चाहता था कि इराक को अगर हम अपने अंडर में कर लेंगे तो जो उसका ऑयल रिसोर्सेस है वो अपने अंडर में हो जाएगा, और जिससे कि हमारी पावर और बढ़ेगी। तो इसीलिए अमेरिका इराक को जब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, MWD जो अवेलेबल नहीं हो पाया, तभी भी वो चाहता था कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर काम करें, अमेरिका की सुने। अ फुल फ्लेड इंसर्जेंसी अगेंस्ट US वॉज इग्निटाइड इन इराक, तो विच दिस US हैज़ लॉस्ट। पर जब ये हमला हुआ तो इस हमले के अंदर जो अमेरिकी सैनिक थे उसके लगभग 3,000 जो मिलिट्री के जो लोग थे वो मारे गए। पर इसी के अकॉर्डिंग इन द वॉर इराकी सोल्जर जो थे वो बहुत ही तादाद में मारे गए, जो उनकी हाईएस्ट तादाद मारे गए 50,000 लगभग इराकी सिविलाइंसेस में मारे गए। इसके अंदर कुछ आर्मीज़ के लोग मारे गए। तो इस तरीके से जो नुकसान हुआ तो दोनों ही कंट्री को हुआ, अमेरिका को भी हुआ, इराक को भी हुआ। पर इस युद्ध के बाद जो अमेरिका जो था उसने धीरे धीरे इराक पे जो ऑयल की सोचा था वो सारी चीज़ें उसकी पूरी हुई। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेजमनी हैज़ हार्ड पावर, कि जो हेजमनी है वो हार्ड पावर कैसे, क्यों, कैसे आया ये। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड हेजमनी वॉज ओरिजिनली यूज्ड टू डेनोटेड दिस
पोजीशन ऑफ एथेंस के अंदर ये आया था कि किस तरीके से जो एथेंस वासी थे वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो ये अमेरिका भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए द एथेंस पार्ट ऑफ दिस द एशियन ग्रीक, जो एशियन ग्रीक के अंदर ये अपनाया जाता था अपने आप को सबसे ज़्यादा पावर हेजमनी मानने के लिए। तो नाउ यूज़ बाय द यूएसए, तो यूएसए ने भी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो वर्ड का यूज़ किया वो था हेजमनी। सेकंड, यूएस अब सेकंड पॉइंट कि यूएस अपने आप को हेजमनी क्यों मानता था, तो मानना भी चाहिए क्योंकि जो उसकी पावर थी बहुत ज़्यादा थी और उसकी जो मिलिट्री पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें थी, कैपिटलिज्म जो अपनाया गया था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमेरिका था, अमेरिका के अंदर ये देखा भी गया। सेकंड, यूएस मिलिट्री पावर इज़ सो स्ट्रॉन्ग, जो यूएस मिलिट्री की पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दैट कैन द रीच एनी पॉइंट ऑन द प्लैनेट। और किसी की भी अगर हम बात करें तो अमेरिका से जो पावरफुल जो मिलिट्री है वो किसी की भी नहीं रही। कैन द डिस्ट्रॉय द एनिमी एरियाज़, वो पलक झपकते ही जो एनिमी एरिया है, दुश्मन का एरिया है, उसे पूरा का पूरा ख़त्म भी कर सकती थी। विच इज द ऑन फोर्स आर द सेटल टू मैक्सिमम एक्सटेंट, और वो चाहे जितनी भी फोर्स बढ़ा सकता था, उसके पास बहुत ही पैसा था, इसलिए भी उसे हेजमनी कहा जा सकता है। थर्ड, द यूएस टुडे, आज के टाइम में अगर यूएस की हम बात करें तो स्पेंडेड मोर ऑन इट द मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि अमेरिका अपने मिलिट्री पावर के ऊपर बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च करता है दैन दिस नेक्स्ट 12 पावर कंबाइन। अगर हम 12 कंट्रियों को मिला के अगर बात करें जो अपने आप को पावरफुल कंट्री मानती है, तो पावर 12 जो कंट्री, उन कंट्री को मिला के जितना वो 12 कंट्री करते हैं, अमेरिका उन 12 कंट्री का हिस्सा अकेले ही अपनी मिलिट्री पावर पे खर्च करता है। फोर्थ, आ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस पेंटागन बिल्डिंग, जो पेंटागन बिल्डिंग है, जो अमेरिका की डिफेंस बिल्डिंग है, जो उसका बजट है, तो हर साल वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। गोज़ इनटू द मिलिट्री रिसर्च, अपनी मिलिट्री रिसर्च के ऊपर, वेपन्स के ऊपर एंड द डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हमेशा से ही खर्च करते हुए आया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दिस वेपन्स, क्वालिटी की अगर बात किया जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ अमेरिका करता है तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यूएस हैज़ द हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो यूएस है, जो उसकी इकोनॉमिकल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। यूएस हैव वीटो पावर, और यूएस के पास अपनी वीटो पावर भी है, यूएन के अंदर वो एक परमानेंट सदस्य है जिसके कारण उसके पास वीटो पावर भी है। वो अपनी वीटो पावर का हर समय टाइम के अकॉर्डिंग उसने यूज़ भी किया है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो यूएसए है वो अपनी पावर किस हद तक बढ़ा सकता है, किस हद तक जा सकता है। तो इसलिए भी हम जो अमेरिका है, अमेरिका को एक पावरफुल कंट्री के नाम से जानते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।